Bismillahirrahmanirrahim. Now we can calculate the energy calculation for each molecule of the glucose oxidation. कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर ग्लूकोज की हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटीपी मिलते हैं, अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है फिर तो यानी कंप्लीट उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो इरिथ्रोसाइट्स में होती है तो उसके अंदर वी गॉट ओनली 2 नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स। अगर एरोबिक होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसकी ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होगा, टीसीए साइकिल, तब हमारे पास उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी और तब हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो हम देख लेते हैं। वैसे अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो हमें 30 और 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटीपी मिलते हैं, और अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो तो हमारे पास सिर्फ 2 नेट एटीपी मिलते हैं। चलिए हम बिगिन करते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज मैंने सिर्फ वो स्टेप लिखे हैं जिनके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है या हमें एनर्जी गेन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का इन्वेस्टमेंट फेज था, 2 जगह हमने 2 एटीपी के मॉलिक्यूल दिए, एक ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करने के लिए, और एक ग्लूकोज जब 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है तो फिर दूसरा एक एटीपी का मॉलिक्यूल और देना पड़ता है हमें। सॉरी मैंने इधर ये अलहदा लिख लिया, एरो की डायरेक्शन मैंने ख़राब लगा दी है क्योंकि हमें यहाँ पे एटीपी देना होता है ना कि हमें मिलता है। तो इधर हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटीपी दिए, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा था इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर हमने एटीपी दिए, 2 एटीपी दिए। अब हमारे पास आ जाता है पे ऑफ फेज। सिर्फ मैंने वही स्टेप लिखे हैं जिसके अंदर हमें एनर्जी मिल रही है या हमने एनर्जी सिस्टम के अंदर इनपुट दिया है हमने। अब हमारे पास आ जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जब हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है तो वो हमारे पास एक NaDH प्लस H प्लस का मॉलिक्यूल देता है। अब यहाँ पे ये याद रखना है जो भी चीज़ है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर एक ही करेंगे तो आपको पता है कि ग्लूकोज हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बनता है। तो आपने खुद ही अंडरस्टैंड कर लेना है, यहाँ पे एक लिखा है तो आखिर में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ठीक है, 1 NaDH प्लस H प्लस हो गया। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हो गया, जब इसके अंदर से एक फॉस्फेट रिमूव होता है तो हमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिलता है और प्लस एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अब ये एक नहीं है, इन टर्न ये 2 हैं क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ द एटीपी जो यहाँ से पहले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटीपी मिले वो यहाँ पे जो हमने दिए थे उसके साथ कट ऑफ हो गए, बैलेंस हो गए। अब आखिरी स्टेप के अंदर हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और फिर वो आपको सारे स्टेप्स पता है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर चेंज होता है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पायरोवेट काइनेज वो हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट को पायरोवेट में चेंज कर देता है और इधर भी हमारे पास एक एटीपी मिलता है, लेकिन अगेन आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। अब नेट गेन फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस के 2 नेट एटीपी हमें मिले हैं और 2 NaDH प्लस H प्लस एट द लेवल ऑफ द ग्लाइकोलिसिस हमें ये रिजल्ट मिला है। ग्लाइकोलिसिस से क्या हमें रिजल्ट मिला है, 2 नेट एटीपी मिले हैं और 2 NaDH प्लस H प्लस मिले। अब हम पहले ग्लाइकोलिसिस का हमने जिक्र कर लिया, अब हम फिर TCA साइकिल का जिक्र करेंगे और फिर हम एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे। ये ग्लाइकोलिसिस का हो गया। और अब TCA साइकिल, अब मैंने पहले बताया था कि TCA साइकिल के अंदर एक वो पायरोवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स वाला रिएक्शन आता है, लेकिन वो TCA साइकिल का पार्ट नहीं है। एक्चुअली इट इज अ लिंकिंग रिएक्शन बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड द सिट्रिक एसिड साइकिल। सो वो कौन सा लिंकिंग रिएक्शन है, पायरोवेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, वो हमारे पास एसिटाइल कोए में चेंज हो जाता है जहाँ पे हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ द NaDH मिलता है। अब ये आपने याद रखना है TCA के साइकिल के जितने भी और लिंकिंग रिएक्शन भी है जो वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। इसका आखिर में आपको जाके विजडम और कंसेप्ट बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिखा हुआ है। ये जो ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन हो रहे थे ये सारे कहाँ पे हो रहे हैं, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। वाइल द रिएक्शंस ऑफ द TCA साइकिल और द सिट्रिक एसिड साइकिल विल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट एसिटाइल कोई में चेंज हुआ तो NaDH का मॉलिक्यूल एक यहाँ पे मिल गया हमारे पास। फिर आइसोसाइट्रेट जब हमारे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर चेंज होता है दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ NaDH हमें यहाँ पे मिल गया। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब हमारे पास सक्सिनाइल कोए में चेंज होता है तब हमारे पास एक NaDH का मॉलिक्यूल मिलता है। मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ जिस तरीके से सिट्रिक एसिड साइकिल की
हमारे पास तरतीब है कि किस तरीके वो साइकिल इंटरमीडिएट्स के अंदर चेंज होता है, और उसके हिसाब से मैंने ये रिएक्शंस लिखे हुए हैं। सक्सीनाइल कोए, फिर जब हमारे पास सक्सीनेट में चेंज होता है तो एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जीटीपी मिलता है। जीटीपी एंड द एटीपी आर द इंटरकन्वर्टेबल रेडिली इंटरकन्वर्टेबल बाय द न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज रिएक्शन। इनकी एनर्जेटिकली लेवल एक ही होता है, तो जीटीपी एटीपी में भी चेंज हो सकता है और एटीपी हमारे पास दोबारा जीटीपी में भी चेंज हो सकता है। उस रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज रिएक्शन। अब सक्सीनेट हमारे पास जब फ्यूमरेट में चेंज होता है तो हमें एक FADH2 का मॉलिक्यूल मिलता है। अब देखिए हमें क्या क्या मिला है। पायरोवेट एसिटाइल कोई में चेंज हुआ है, एक NADH का मॉलिक्यूल। आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट चेंज हुआ हमारे पास, दूसरा NADH का मॉलिक्यूल। अल्फा कीटोग्लूट्रेट हमारे पास सक्सीनाइल कोई में चेंज हुआ, तीसरा NADH का मॉलिक्यूल। सक्सीनाइल कोई हमारे पास सक्सीनेट में चेंज हुआ, हमारे पास एक GTP का मॉलिक्यूल मिला। लास्ट के अंदर हमारे पास मेलेट जब ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होता है फिर हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ द NADH मिलता है। अब हम कर लेते हैं हमें नेट गेन फ्रॉम द लिंकिंग रिएक्शन। लिंकिंग रिएक्शन कौन सा था, ये वाला। पायरोवेट एसिटाइल कोई में चेंज हुआ, एक NADH मिला। मैंने कहा था कि जो भी चीज़ है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो 1 NADH प्लस H प्लस, ये क्योंकि ये एक पायरोवेट से एक एसिटाइल कोई मिला है, तो हमें पता है कि ग्लूकोज से 2 पायरोवेट मिलते हैं, तो 2 पायरोवेट को मल्टीप्लाई बाय 2 पायरोवेट से यानी 2 हमारे पास जाहिरी बात है कि 2 NADH आएंगे, तो मैंने 2 NADH लिख दिए। अब ये नेट गेन फ्रॉम द लिंकिंग रिएक्शन। अब हम कर लेते हैं, हमने नेट गेन फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस भी कर लिया है, नेट गेन फ्रॉम द लिंकिंग रिएक्शन भी कर लिया है। अब हम नेट गेन फ्रॉम द TCA साइकिल। अब TCA साइकिल के अंदर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH यहाँ पे मिला है, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH यहाँ पे मिला है, और तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ NADH ये है। तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH मिले हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP मिला है, जो हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है, वाइल 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 मिला है। अब हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक एसिटाइल कोई मैंने रिएक्शन में लिखा है, तो मल्टीप्लाई बाय पायरोवेट 2 हैं, पायरोवेट 2 एसिटाइल में कोई में चेंज होंगे, 2 दफ़ा साइकिल चलेगा, तो इसको हर चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो नेट गेन फ्रॉम द TCA साइकिल हमारे पास क्या आया, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADH प्लस H प्लस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द guanosine ट्राइफॉस्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास ये नेट गेन फ्रॉम द TCA साइकिल आ गया और नेट गेन फ्रॉम द लिंकिंग रिएक्शन आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दें आपस में। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH हमारे पास TCA साइकिल के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH हमारे पास लिंकिंग रिएक्शन के, कितने टोटल मॉलिक्यूल हो गए, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADH प्लस H प्लस। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट TCA साइकिल के और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से मिले थे, जो हमें ग्लाइकोलिसिस से 2 नेट ATP मिले थे, वो मिलके हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP बन गए। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द FADH2 जो हमारे पास TCA साइकिल में मिले थे, वो सिर्फ 2 ही मिलते हैं, तो हमारे पास और कहीं से FADH2 नहीं मिलता, तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मेंशन की, वो मैंने क्या मेंशन की कि ये जो 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हैं ये मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए। उसकी मैं रीज़न आपको आखिर में जाके बताऊँगा। अब हमारे पास कैलकुलेशंस कर लेते हैं। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हमने टोटल किए थे, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH और 4 molecules of ATP and 2 molecules of FADH2. But remember, I cannot include those 2 NADH which were come from the glycolysis. जो glycolysis में 2 NADH थे मैंने वो include अभी नहीं किए, सिर्फ मैंने अभी जो बाकी सारी एनर्जी कैलकुलेशन कर ली है, सिर्फ मैंने वो क्या नहीं किया कि ग्लाइकोलिसिस से जो 2 NADH के मॉलिक्यूल थे वो मैंने इंक्लूड नहीं किए। उसकी रीज़न मैं आखिर में बताता हूँ। अब हमारे पास 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH अकॉर्डिंग टू द न्यू कैलकुलेशंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। एक NADH का जो मॉलिक्यूल होता है 2.5 मोल्स ऑफ द ATP देता है। तो आपने ये जो नियासिन होता है वो B3 होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये जो हमारे पास इंजाइम होता है वाटर सॉल्युबल इंजाइम नियासिन B3 है, तो ये 3 की बजाय आप कह लें कि 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द, पुराने सिस्टम के मुताबिक 3 ही देता है, लेकिन जो नई स्टडी है कंडक्ट हुई है, नई स्टडी को आए हुए भी 18 से 20 साल हो गए हैं, तो ये हमारे पास 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 20 ATP बनते हैं। 4 ATP का मतलब डायरेक्टली 4 ATP है हमारे पास, और ये 2 FADH2 जो हैं
1 FADH 2 फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है राइबोफ्लेविन B2 वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये हमारे पास 1.5 मोल्स ऑफ द ATP देता है। तो इससे हमारे पास मिल गए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP। अब हमारे पास टोटल ATP कैलकुलेट करें तो 24 हो गए और 3 27। अब सिर्फ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH रह गई हैं जो हमने ग्लाइकोलिसिस से नेट प्रोडक्शन ली थी। ग्लाइकोलिसिस से जो 2 NADH थे वो सिर्फ रह गए हैं। ये बाकी जितनी हमारे पास एनर्जी आई है ये तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH और FATH2 बने हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बने हैं और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर रन करेंगे और हमें एनर्जी दे देंगे। लेकिन जो साइटोसोल के अंदर 2 NADH प्लस H+ बने हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो इनके लिए 2 शटल्स चाहिए होती हैं, एक रास्ता चाहिए होता है जिसके ज़रिए ये अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर रन करें और हमारे पास क्या दें, एनर्जी। तो अगर हमारे पास ये NADH2 NADH प्लस H+ ये जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बना है ये साइटोप्लाज्म से हमारे पास अगर एनर्जी देना चाहिए तो ये 2 शटल्स इस्तेमाल करता है। यहाँ तो ये एस्पार्टेट मेलेट शटल इस्तेमाल करेगा, इसका नाम उल्टा करके इधर भी ले सकते हैं मेलेट एस्पार्टेट शटल। यहाँ ग्लिसोल 3 फॉस्फेट सबस्ट्रेट शटल हमारे पास होता है। 2 शटल्स हैं, एस्पार्टेट मेलेट शटल और ग्लिसोल 3 फॉस्फेट शटल। अगर हमारे पास एस्पार्टेट मेलेट शटल इस्तेमाल करेंगे जो 2 NADH मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइकोलिसिस से तो हमारे पास वो 2.5 ATP देंगे। 1 NADH 2.5 ATP देता है तो 2 के जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 ATP मिल जाएंगे। अगर हमारे पास ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल इस्तेमाल करते हैं ये 2 NADH मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास 1.5 ATP मिलेंगे एक NADH से। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3 ATP। तो ये हमारे पास मेलेट एस्पार्टेट शटल लिवर और हार्ट के अंदर हमारे पास होता है और ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल बाकी मसल्स के अंदर हमारे पास होता है, स्केलेटल मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया। अब अगर हमारे पास 27 ATP तो हमें पहले ऊपर मिल गए थे, अब ये 5 ATP अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल जो हार्ट और लिवर के अंदर होता है वो इस्तेमाल होगा तो हमारे पास 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP मिलेंगे। अगर हमारे पास ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल इस्तेमाल होता है तो हमें 3 ATP मिलेंगे, 27 + 3 तो 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP जो मसल के अंदर इस्तेमाल होता है हमारे पास। सो नेट गेन ऑफ द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस फॉर द ईच ग्लूकोज for the complete oxidation of the each glucose molecule we got 30 molecules of the ATP if there is a usage of glycerol 3 phosphate shuttle, while we got 32 molecules of the ATP for the complete oxidation of the each glucose molecule if we use the malate aspartate shuttle। सिंपल इज दैट कि अगर malate aspartate shuttle इस्तेमाल करेंगे तो एक ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP मिलेंगे, वाइल अगर हम ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल इस्तेमाल करेंगे तो एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमारे पास 30 ATP मिलेंगे। और एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP मिलेंगे, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP, 2 नेट ATP हमें मिलेंगे। और उसके जो NADH हैं वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे पास शटल्स को इस्तेमाल करेंगे। और शटल्स 2 तरह के हैं, एस्पार्टेट मेलेट शटल और ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट सबस्ट्रेट शटल। ये 2 शटल को इस्तेमाल करके वो हमारे पास एनर्जी देंगे। दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी कैलकुलेशन फॉर द ग्लूकोज फॉर द ईच मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज for the complete oxidation of the each glucose molecule in the glycolysis and as well as the TCA cycle। ये एनर्जी ग्लूकोज की कहाँ पे गई, एनर्जी ग्लूकोज की मॉलिक्यूल से हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके हमने ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम्स को दे दी, वो उन्होंने एनर्जी एक्सेप्ट कर ली तो वो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में चेंज हो गए। अब रिड्यूस फॉर्म में चेंज हुए, वो रिड्यूस फॉर्म में चेंज होके हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर शिफ्ट हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास वो जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर रन करेंगे और एक हाइड्रोजन मोटिव फोर्स बनाएंगे। हाइड्रोजन मोटिव फोर्स बनेगी हमारे पास, ऑक्सीजन जो है वो उन फाइनल इलेक्ट्रॉन्स को वो खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देंगे और खुद ही हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देंगे। और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगी और क्या करेगी, हमारे पास ADP को ATP के अंदर कन्वर्ट कर देगी।
ये हमारे पास बेसिक फिनोमिना है कि एनर्जी जनरेशन हमारे पास किस तरीके होती है, ग्लूकोज की एनर्जी कहाँ पे गई, ग्लूकोज की एनर्जी इस मैकेनिज्म के जरिए हमारे पास एटीपी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बनाने के अंदर इस्तेमाल होगी। दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी कैलकुलेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू वेरी मच।